कल्पना कीजिए, आप पर किसी की हत्या का आरोप है। आप एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 साल तक अदालत के चक्कर काट रहे हैं। 18 साल। और फिर जब फैसला आने ही वाला होता है, हाँ। आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, वो शायद जिंदा है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बिहार के बेगूसराय की एक सच्ची और बहुत ही उलझी हुई घटना है। एक ऐसा मामला जो हमारे कानूनी सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ये एक दहेज हत्या के मुकदमे की कहानी है जिसने एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लिया है कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी मामले की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरोप क्या थे, 18 साल तक ये मुकदमा कैसे चला और अब इस असाधारण दावे के बाद हमारा कानून इसे कैसे निपट रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये कहानी साल 2008 में शुरू हुई थी। बेगूसराय के मटिहानी थाना के सिहमा गांव के रहने वाले थे भरत रजक। उन्होंने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत उनकी अपनी बेटी रूबी कुमारी के ससुराल वालों के खिलाफ थी। और आरोप क्या था? आरोप बहुत संगीन था। उनका कहना था कि उनकी बेटी रूबी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है और सबूत मिटाने के लिए लाश को भी गायब कर दिया गया है। तो इस शिकायत पर पुलिस ने रूबी के पति संजय रजक, ससुर कमलेश्वरी रजक और परिवार के 3 और सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जी, और पुलिस ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की 3 बहुत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। कौन सी धाराएं थी वो? एक तो थी 498A जो पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए है, दूसरी 201 यानी सबूत मिटाना, और तीसरी सबसे गंभीर धारा 304B दहेज हत्या। अच्छा। और यहाँ पर धारा 304B को समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही मजबूत धारा है जिसे खास तौर पर दहेज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसमें सबूत का बोझ मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ काफी हद तक आरोपी पर होता है। अगर ये साबित हो जाए कि किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई है और मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो कानून ये मानकर चलता है कि हत्या ससुराल वालों ने ही की है। तो मतलब आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है? जी बिल्कुल, इसे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। शिकायत में कहा गया कि लाश को गायब कर दिया गया, तो क्या लाश कभी मिली ही नहीं थी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर बिना लाश की हत्या का मुकदमा इतनी मजबूती से 18 साल तक चला कैसे? यही इस मामले की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहेली है ना? अक्सर ऐसे मामलों में जहां लाश नहीं मिलती, वहां हालात से जुड़े सबूतों मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और गवाहियों पर ही पूरा केस टिका होता है। जैसे कि लड़की के परिवार की गवाही? हाँ, कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और फिर उसका अचानक गायब हो जाना। ये पुलिस और कोर्ट के लिए ये मानने का एक मजबूत आधार बन सकता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन ये केस यही सवाल उठाता है कि क्या शुरुआती जांच में जब कोई फिजिकल सबूत न हो तब भी हत्या की थ्योरी पर इतना मजबूती से आगे बढ़ जाना सही है? खैर, जो भी था, पुलिस ने अपनी जांच पूरी की, कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी और फिर लगभग 15 साल तक ये मामला एक सामान्य आपराधिक मामले की तरह ही चलता रहा। तारीखें पड़ती रहीं, गवाहियां होती रहीं। और जरा सोचिए, इन 15 सालों में उस आरोपी परिवार के लिए हर दिन एक सजा जैसा रहा होगा। लेकिन 2023 में जब ये मामला अंतिम बहस के दौर में था, मतलब जब फैसला लगभग आने ही वाला था, तब कहानी में वो जबरदस्त मोड़ आया। हाँ। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में एक आवेदन दिया और दावा किया कि जिस रूबी कुमारी की हत्या के आरोप में वे 15 साल से मुकदमा झेल रहे हैं, वो जिंदा है। सिर्फ दावा ही नहीं किया, उन्होंने ये भी बताया कि वो कहाँ है। हाँ बिल्कुल, उनका कहना था कि रूबी कुमारी अपना नाम बदलकर ममता देवी के नाम से हरियाणा के करनाल में रह रही है। पता भी दिया, बीज विकास लिमिटेड, दुकान संख्या 16, करनाल, हरियाणा, मतलब पूरी डिटेल के साथ। और अपने दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने सत्र न्यायालय में एक पेन ड्राइव भी जमा की जिसमें उस महिला का वीडियो था। जरा सोचिए, एक केस जो फैसले के बिल्कुल करीब है, उसमें अचानक ये कहना कि मृतक जिंदा है, ये कितना बड़ा भूचाल लाने जैसा है। ये तो पूरे केस की बुनियाद को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है। अगर रूबी कुमारी जिंदा थी तो इतने सालों तक वो सामने क्यों नहीं आई? और आरोपी पक्ष को भी ये बात पता चलने में 15 साल क्यों लग गए?
ये दावा मुकदमे के बिल्कुल आखिर में ही क्यों किया गया? देखिए, ये इस केस का सबसे उलझा हुआ और मानवीय पहलू है। कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो आरोपी पक्ष को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो इतने साल कहाँ थी या उन्होंने उसे अब क्यों ढूंढा। उनका काम सिर्फ ये साबित करना है कि वो जिंदा है। हाँ, अगर वो ये साबित कर देते हैं तो केस वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये सवाल ही पूरे मामले के केंद्र में है। हो सकता है उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा हो या हो सकता है कोई और ही कहानी हो। लेकिन जांच की नौबत तो तब आएगी जब सिस्टम पहले ये मानेगा कि उसे खोजने की जरूरत है। सही बात है। और जहां तक आखिरी मौके पर दावा करने की बात है तो हो सकता है उन्हें ये जानकारी मिली ही अब हो, या ये भी मुमकिन है कि ये हारते हुए केस में उनका आखिरी दाव हो। तो अब कोर्ट के सामने एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। एक तरफ हत्या का मुकदमा जो खत्म होने वाला था, और दूसरी तरफ मृतक के जिंदा होने का दावा, वो भी सबूतों के साथ। और यहीं से एक और लड़ाई शुरू हुई, एक जिंदा इंसान को जिंदा साबित करने की लड़ाई। और ये लड़ाई हमारे सिस्टम की सुस्ती और उसकी उलझनों से भरी हुई है। ये दिखाती है कि कभी-कभी सच को साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। आरोपी पक्ष के आवेदन पर बेगूसराय की अदालत ने 22 अगस्त 2023 को एक कदम उठाया। क्या किया कोर्ट ने? कोर्ट ने हरियाणा के करनाल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम को एक आदेश भेजा। आदेश था कि रूबी देवी उर्फ ममता देवी को समन जारी किया जाए और उसकी रिपोर्ट बेगूसराय कोर्ट को भेजी जाए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उम्मीद ये थी कि करनाल की अदालत वहां की पुलिस की मदद से उस पते पर जाएगी, महिला को ढूंढेगी और रिपोर्ट भेजेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। महीनों बीत गए, करनाल से कोई जवाब नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सूचना नहीं। मामला वहीं का वहीं अटका रहा। 1.5 साल बाद 21 जनवरी 2025 को बेगूसराय कोर्ट ने करनाल सीजीएम को फिर से एक रिमाइंडर भेजा। 1.5 साल बाद, मतलब एक अदालत के आदेश पर दूसरे राज्य की मशीनरी से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिल रही थी। ये तो अजीब है। बहुत अजीब। ये अजीब है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में असामान्य नहीं है। ये हमारे सिस्टम की एक संरचनात्मक खामी को दिखाता है, जिसे इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी कहते हैं। एक राज्य की पुलिस का दूसरे राज्य की मशीनरी के साथ तालमेल अक्सर बहुत धीमा और जटिल होता है। और हर गुजरता दिन उन आरोपियों के लिए पीड़ादायक रहा होगा। निश्चित रूप से। इसी बीच बेगूसराय कोर्ट ने एक और कदम उठाया। उन्होंने बेगूसराय के एसपी को भी निर्देश दिया कि वो आरोपी के आवेदन पर कार्रवाई करें और रूबी देवी को बरामद करने की कोशिश करें। और उसका क्या नतीजा निकला? नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब अदालत उनके दावे को सिरे से खारिज नहीं कर रही थी, उन्हें उसमें कुछ तो मेरिट दिख रहा था। हाँ, तभी तो आदेश दे रही थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अपने ही आदेश पर अमल करवाने में इतनी सुस्ती क्यों? यही तो सिस्टम का विरोधाभास है। अदालत कानून की प्रक्रिया से बंधी है, वो आदेश दे सकती है, लेकिन उसे लागू करवाने का काम तो कार्यपालिका यानी पुलिस और प्रशासन का है। अगर वे सुस्त हैं तो अदालत के हाथ भी एक हद तक बंधे होते हैं। तो जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट से दस्ती वारंट जारी करने का अनुरोध किया। ये दस्ती वारंट क्या होता है? देखिए, दस्ती वारंट का मतलब है कि अदालत वारंट की एक कॉपी सीधे पिटिशनर या उसके वकील के हाथ में दे देती है, ताकि वे खुद उसे संबंधित पुलिस स्टेशन तक ले जाकर उस पर कार्रवाई करवा सकें। अच्छा, प्रक्रिया को तेज करने के लिए? हाँ, जब लगता है कि सामान्य डाक या ऑफिशियल चैनल से बहुत ज्यादा देरी हो रही है। आरोपी पक्ष चाहता था कि वे खुद वारंट लेकर करनाल जाएं और पुलिस पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाएं। लेकिन उन्हें यहां भी एक और झटका लगा। सत्र न्यायालय ने उनके इस आवेदन को भी खारिज कर दिया। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। एक तरफ कोर्ट खुद मान रही है कि महिला को ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसे ढूंढने की प्रक्रिया को तेज करने से भी इनकार कर रही है। ये समझ से परे है। बिल्कुल। जब सिस्टम के अंदर के रास्ते इस तरह बंद होने लगते हैं, तब इंसान के पास ऊपरी अदालत में जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। और उन्होंने यही किया। जब निचली अदालत से कोई ठोस राहत मिलती नहीं दिखी तो आरोपी पक्ष न्याय के लिए पटना उच्च न्यायालय पहुंचा। हाई कोर्ट? हाँ, उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका, जिसका नंबर है 2358/2025, दायर की। और इस पिटीशन का मकसद क्या था? मकसद बहुत सीधा था कि हाई कोर्ट बेगूसराय के एसपी को ये आदेश दे कि वो रूबी देवी उर्फ ममता देवी को बरामद करके न्यायालय के सामने पेश करे। तो अब ये मामला 2 अलग-अलग अदालतों में एक साथ चल रहा है। एक तरफ निचली अदालत में दहेज हत्या का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, और दूसरी तरफ
हाईकोर्ट में उस मृतक महिला को खोजने की याचिका। और इस पूरी 18 साल की लड़ाई का एक बेहद दुखद पहलू भी है ना? हाँ, जिन पर मुख्य आरोप थे, यानी रूबी कुमारी के पति संजय रजक और ससुर कमलेश्वरी रजक, उनकी इस लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान मौत हो चुकी है। तो अब उनके लिए तो कोई भी फैसला, चाहे वो बेगुनाही का ही क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता। कुछ भी नहीं। ये इस मामले की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। वो कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। वो यहाँ सच साबित होती दिख रही है। अगर कल को ये साबित हो भी जाए कि रूबी कुमारी जिंदा थी और ये सभी लोग बेगुनाह थे, तो क्या संजय और कमलेश्वरी रजक को न्याय मिल पाएगा? नहीं। उनकी मौत के बाद उनके खिलाफ मुकदमा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके नाम पर और उनके परिवार पर जो हत्यारा होने का दाग लगा, उसे कौन साफ करेगा? कोई नहीं। तो अब मौजूदा स्थिति क्या है? ये मामला एक अजीब से दौराहे पर खड़ा है। दौराहे पर, बिल्कुल। कि एडीजे 8 कोर्ट में 18 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में गवाहियां पूरी हो चुकी हैं और मामला फाइनल बहस के लिए चल रहा है। और दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट में ये रिट याचिका लंबित है, जिसमें ये तय होना है कि मृत मानी जा चुकी महिला को खोजा जाए या नहीं। ये एक अजीब सी रेस बन गई है। बड़ा सवाल ये है कि पहले क्या होगा। क्या निचली अदालत मौजूदा सबूतों के आधार पर दहेज हत्या के मामले में अपना फैसला सुना देगी, या फिर हाई कोर्ट के आदेश पर रूबी कुमारी की सच्चाई पहले सामने आएगी? और दोनों के नतीजे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हो सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए सोचने वाली बात क्या है? ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये हमारे न्याय सिस्टम में सबूत और समय के महत्व पर एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, ये एक कानूनी ज़ॉम्बी जैसा मामला है। कागजों पर एक इंसान मर चुका है और उस मौत के आधार पर जिंदा लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। अब कोई कह रहा है कि वो ज़ॉम्बी असल में कभी मरा ही नहीं था। और पूरा सिस्टम इस विरोधाभास से कैसे निपटे, ये किसी को नहीं पता। और अगर ये साबित हो जाता है, अगर कल को पता चलता है कि करनाल में रहने वाली ममता देवी ही सच में रूबी कुमारी है, तब क्या होगा? तो ये मामला सिर्फ एक परिवार की बेगुनाह का नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाएगा। उस शुरुआती पुलिस जांच का क्या, जिसने एक पूरे परिवार को 18 साल तक आरोपी बनाए रखा? उस प्रक्रिया का क्या, जिसने बिना लाश के एक हत्या का मुकदमा खड़ा कर दिया? ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि दहेज जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ बनाए गए मजबूत कानूनों का क्या हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर न्याय की जंदी में हम कभी-कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें सुधारने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। इसका फैसला जो भी हो, वो आने वाले कई सालों तक एक नजीर बनेगा।